हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे 11 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स वीडियो का। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग आज का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना करंट अफेयर का लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि 10 जनवरी को। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर से सबसे पहले ये देख लीजिए, इसकी जो शुरुआत है मनाने की, वो कैसे हुई या फिर क्यों हुई। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था वो 10 जनवरी 1975 को हुआ था नागपुर में। ठीक है, तो इसी दिन के लिए मतलब 10 जनवरी की जो पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, उसके याद में जो है हर साल 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत अभी जल्दी में ही हुई है। और याद रखिएगा कि 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। जो हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उस वक्त जो है इन्होंने इस दिवस की शुरुआत की थी। ठीक है, हर साल जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी तरीके से राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। हाल ही में लॉन्च वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक का संबंध किससे है। तो ये पुस्तक है मलाला यूसुफजई की पुस्तक, और अभी जो है हाल ही में ये पुस्तक लॉन्च हुई है। और इसमें जो है इन्होंने बहुत सी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, जो ये बहुत से देशों की यात्रा करती हैं, उसके बारे में जो है इसमें लिखा गया है। जो ये शरणार्थी जो है स्थलों पे जाती हैं, शिविरों में जाती हैं, उनके बारे में वहाँ पर क्या क्या जो है कंडीशन है, ठीक है, शरणार्थियों की, उनके बारे में जो है इसमें लिखा गया है। तो याद रखिएगा, वी आर डिस्प्लेस्ड जो है इसका शीर्षक है बुक का। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे जो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट के हों, और ऐसी बुक्स भी जो है देखने को मिल जाती हैं कि जो मतलब काफ़ी पॉपुलर भी हो। तो याद रखिएगा, ये मलाला यूसुफजई की बुक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, कि हाल ही में भारत ने पसरगाद बैंक को मुंबई में शाखा खोलने की अनुमति दी है। हमको ये बताना है कि ये बैंक कौन से देश का बैंक है जिसको कि मंजूरी मिली है मुंबई में एक शाखा खोलने को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि ईरान। ठीक है, जो ये पसरगाद बैंक है ये ईरान का बैंक है, और इसको अब अनुमति दी गई है भारत सरकार की तरफ से कि ये मुंबई में अपनी शाखा खोल सकता है। ठीक है, तो अभी कुछ टाइम से लगातार भारत और ईरान के संबंध जो है काफ़ी मजबूत हुए हैं। तो एक और जो है दोस्ती की तरफ जो है एक और हाथ है ये, कि पसरगाद बैंक जो है मुंबई में अपनी एक शाखा खोलेगा। ये जो बैंक है ये अगले 3 महीनों में जो है अपनी शाखा की स्थापना कर देगा मुंबई में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। ईरान की राजधानी तेहरान है और मुद्रा है ईरानी रियाल। ठीक है, तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, राजधानी तेहरान और मुद्रा ईरानी रियाल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, कि 4 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस स्थान पर गंगा जल परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि आगरा। ठीक है, 9 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा जल जो परियोजना थी उसका उद्घाटन किया है आगरा में। ध्यान रखिएगा, आगरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये जो परियोजना है इससे मेन जो मकसद है इसका, वो है आगरा को पेयजल उपलब्ध कराना, यानी कि पीने का पानी जो है उपलब्ध कराना। ठीक है, तो गंगा से 140 क्यूसेक पानी जो है इसमें लाया जाएगा आगरा के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, ये पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए बेसिकली इसको यहाँ पर इसका ये जो गंगा जल परियोजना है इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, जापान ने 2005 में जो है जापान की मदद से इस परियोजना को शुरू किया गया था। और इसका जो कह सकते हैं कि काफ़ी डिले हुआ इसके काम में, इसके निर्माण में। ठीक है, तो 2005 से जो है लगातार जब इसका काम चल रहा था, तो बीच बीच में जो है इसकी जो धनराशि थी वो भी बढ़ाई गई इसको बनाने को लेके। तो बस हमारे एग्जाम के लिए 3 पॉइंट हैं यहाँ पर, खैर जो आपको पता होनी चाहिए कि इसका जो निर्माण है वो कहाँ किया गया, या फिर ये किस चीज़ से इसका संबंध है। भाई इतनी चीज़ें आप यहाँ पर से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। राजभाषा है हिंदी और उर्दू।
राज्यपाल हैं वर्तमान में राम नाईक और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, सभी लोग जानते होंगे। इसी तरीके से मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति गोविंद माथुर। ठीक है, विधानमंडल की बात करें तो विधान परिषद में 100 सीटें हैं और विधानसभा के लिए 460 सीटें, जिसमें कि 403 सीटें जो है चुन के आते हैं और एक सदस्य जो है यहाँ पर नामित किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर से राज्यसभा सीटों की अगर बात करें तो 31 सदस्य जो है राज्यसभा के लिए हैं और 80 सदस्य जो है वो लोकसभा से हैं उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो यहाँ पर से आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, ये है हमारा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों की सीमा से लगी हुई है ये आपको पता होना चाहिए। इवन अगर नाम नहीं ना याद हो, लेकिन नाम पहले तो नाम भी याद होनी चाहिए, लेकिन अगर नाम ना भी याद हो पा रहे हो आपको, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि किसके किसके साथ इस प्रदेश की सीमा लगी हुई है। ठीक है, तो आपको वही बताना है कमेंट करके मुझे यहाँ पर से देख के कि कौन कौन से अन्य राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करती है। ठीक है, या फिर कितने राज्यों की सीमा, जो भी आपको सही लगे आप दोनों में से कोई भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि 9 जनवरी को वेब वंडर वुमेन अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। महिला और बाल विकास मंत्रालय की तरफ से जो ये अभियान चलाया गया है, इसमें होगा ये कि जिन भी महिलाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से कोई ऐसा अभियान चलाया हो जिससे कि समाज में परिवर्तन आया हो या फिर अपनी बात रखी हो और कोई ऐसी बात कि समाज में जो है कहीं ना कहीं उससे मतलब एक नई सोच जगी हो। ठीक है, तो ऐसी महिलाओं को ढूंढने के लिए इस अभियान को चलाया गया है। इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, 31 जनवरी तक जो है रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। वो सभी महिलाएं इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं जो कि भारत की हैं और किसी भी देश में रहती हैं। जरूरी नहीं कि वो भारत में हो, अमेरिका में रहती हो, रूस में रहती हो, कहीं भी रहती हूँ, लेकिन उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से कोई ऐसा अभियान चलाया हो या फिर कोई ऐसा काम किया हो जो जिससे कि दुनिया में उनकी पहचान बनी या फिर दुनिया ने उनके काम को सराहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर से ऐसी सारी महिलाएं जो है इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से सम्मान दिया जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखिएगा किस चीज़ से संबंधित है, ये जरूरी था आपको पता होना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में सेबी द्वारा गठित अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर शंकर डे। ठीक है, याद रखिएगा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा बस ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसको नियुक्त किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर शंकर डे को। यहाँ पर सेबी के बारे में मैंने नहीं लिखा है, तो सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी हैं और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, तो अलग से वीडियो अपलोड की थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान में पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा 12 और 13 जनवरी को ये वार्ता होनी है। ठीक है, उज्बेकिस्तान में। और यहाँ पर से उज्बेकिस्तान की बात हम करें तो इसकी राजधानी है ताशकंद, जो कि आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में अक्सर जो है ये इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है सोम। ठीक है, याद रखिएगा सोम यहाँ की मुद्रा है। तो मैंने पीडीएफ में लिखा हुआ है, खैर ये आप वहाँ पर से देख के पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है जिसमें हमको ये बताना है कि हाल ही में अयोध्या मामले की सुनवाई से हटने वाले जस्टिस कौन है, जो कि अयोध्या मामले की सुनवाई से जो हट चुके हैं। तो इसका सही आंसर है जस्टिस यू ललित। ठीक है, आपको पता है कि अयोध्या की जो है अभी सुनवाई चल रही है और उसमें से जो है जस्टिस जो 5 सदस्यीय संविधान पीठ थी उसमें से जस्टिस उदय उमेश ललित ने अलग होने का फैसला किया है। इसका कारण क्या है इनके अलग होने का? तो जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं राजीव धवन, इन्होंने कोर्ट में ये कहा था जब अयोध्या केस जो है सुनवाई हो रही थी, तो उस वक्त इन्होंने ये कहा था कि जस्टिस यू ललित जो है 1994 में कल्याण सिंह की तरफ से बतौर वकील जो है एक केस लड़े थे, अयोध्या से संबंधित केस था वो। ठीक है, तो मतलब इनका कहना था डॉक्टर राजीव धवन का कि हो सकता है कि जस्टिस यू ललित की वजह से जो है इस केस में कुछ जो है कह सकते हैं फैसले में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो इस वजह से जो है जस्टिस यू ललित ने इस केस से अलग होने का फैसला कर दिया है। ठीक है, अब जो है ये 5 सदस्यीय संविधान पीठ से अलग होने का इन्होंने फैसला किया है, तो ये इस कमेटी के सदस्य नहीं रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम। और अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए अगली डेट मिल गई है जो कि है 29 जनवरी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में किस राज्य में सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया है 9 जनवरी को। सियांग नदी पर यह पुल बना हुआ है। ठीक है, इस पुल को बियोरुंग ब्रिज भी कहा जाएगा, तो नाम याद रखिएगा। ठीक है,
और ब्योरुंग ब्रिज, और साथ में ये जो पुल की लंबाई है वो 300 मीटर है, ठीक है। और 300 मीटर लंबे इस पुल को पूरी तरीके से जो है स्टील केबल के जरिए तैयार किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अपनी तरह का ये सबसे लंबा पुल है अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ। इसके बाद बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, जिले हैं यहाँ पर 25। इसी तरीके से गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। राज्यपाल हैं वर्तमान में बी डी मिश्रा, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, और सीटों की अगर बात करें तो विधानसभा के लिए 60 सीटें, राज्यसभा के लिए 1 और लोकसभा के लिए 2 सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की, हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि 2030 तक, ठीक है। अभी जो विश्व आर्थिक मंच ने एक रिपोर्ट जारी की है, इसमें कहा है कि भारत 2030 तक अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और इस जो ये रिपोर्ट थी इसको फ्यूचर ऑफ कंजम्पशन इन फास्ट ग्रोथ कंज्यूमर मार्केट इंडिया, इस नाम से जो है इस मतलब ये शीर्षक था इस रिपोर्ट का, ठीक है। तो इस नाम से जो है इसको जारी किया गया था। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, खैर सिर्फ इतना याद रखिएगा कि 2030 तक भारत जो है सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा, तीसरे नंबर का, ठीक है, अमेरिका और चीन के बाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां है कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की ताज़ा रैंकिंग में मैरी कॉम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। सिंपल है, ऑप्शन फर्स्ट वाला यानी कि ऑप्शन ए वाला है, पहला स्थान जो है इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। अभी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने रैंकिंग जो है अपग्रेड की है, उसमें मैरी कॉम को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मैरी कॉम ने बहुत से पदक जो है 2018 में जीते हैं, जिसमें से कि आप लोग को पता होगा नवंबर 2018 में दिल्ली में जो विश्व चैंपियनशिप हुआ था उसमें भी इनको पहला स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है। मैरी कॉम मणिपुर की रहने वाली है, तो ध्यान रखिएगा पहला स्थान इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं कल के कुछ क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछे थे। 6 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या था, ऑप्शन ई बी वाला, यानी कि अहमदाबाद में, ठीक है। 6 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन अहमदाबाद में शुरू हुआ है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई है। सिंपल था इसका आंसर, गीता गोपीनाथ जो है पहली मुख्य अर्थशास्त्री बन गई हैं, ठीक है, पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री। अब बात करते हैं आपके लिए आज के कुछ प्रश्नों की जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय गोल के मामले में मेसी को पीछे कर दिया है, बताइए मुझे। जरूर दीजिएगा इसका आंसर, क्योंकि एग्जाम के लिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ में ये भी बताइएगा कि ब्रेल दिवस जो है क्यों मनाया जाता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।